So hello, hi everyone. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our course in which we are covering Indian economy by संजीव वर्मा. आज के सेशन की अगर हम बात करें guys, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग इन इंडिया के बारे में. देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से प्लानिंग वगैरह हुई, क्या इसकी नीड रही शुरुआत के टाइम पर, और जो हमारे ये 5 ईयर प्लान्स थे ये क्या रहे. देखिए आज का सेशन थोड़ा सा हमारा लेट भी शुरू हो रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा. आज हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया के 12 5 ईयर प्लान्स रहे 2017 तक, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस करा. एंड यहां पर हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए कि किस किस तरीके से चीजें रही और किस किस तरीके से हमारे देश ने तरक्की करी. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. डिस्कस करते हैं प्लानिंग इन इंडिया को, प्लानिंग कमीशन को देखेंगे और 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे. तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी लेकर के आपके लिए 2 डे समिट जो कि 20 फरवरी और 21 फरवरी को होने जा रही है, यानी कि आज और कल, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर रेफरल कोड रैंक10. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 दिन जो है ये काफी ज्यादा इंसाइटफुल आपके लिए रहेंगे. 70 आइकॉनिक स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिस्कशंस होंगे, वर्कशॉप होंगी जो कि आपकी कहीं ना कहीं यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देंगी. तो नोबेल पीस लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी सर, फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी दीपक गुप्ता सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिस्ट, सीनियर एंकर्स एंड आईएफएस ऑफिसर्स यहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे. बाकी हमारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए होंगे जो कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, हर एक चीज के बारे में, एग्जाम के नेचर के बारे में आपको समझाएंगे, क्लैरिटी देंगे. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है. ऑनलाइन ये बेसिकली होगी, तो प्लीज जाइए, जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर अपने आप को एनरोल करिए. कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेगी, एम्पावर करेंगे जब आप ये वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करेंगे. तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज गो, जाकर के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को. 1 मिनट का पॉज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ. जितने भी लोग ऑनलाइन है प्लीज बताएं अगर आप लोगों ने इसमें रजिस्टर कर लिया है तो अच्छी बात है. अगर नहीं करा है रजिस्टर तो फटाफट से जाएं, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, वहां पर आपको ये लिंक देखने को मिलेगा अनअकैडमी समिट का, उस पर क्लिक करें और अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिए बाय यूजिंग आवर रेफरल कोड रैंक10. तो प्लीज फटाफट से जाकर के इसमें अपने आप को रजिस्टर करें. गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, तो कुछ लोग जुड़ भी गए हैं फिलहाल, तो फटाफट से प्लीज गाइस जाएं, जाकर के रजिस्टर करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है. और अब हम जो है आगे शुरुआत करेंगे हमारे सेशन की. मीनवाइल यहाँ पर 30 सेकेंड्स का मैं पॉज यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आप लोग जो है फटाफट से जाकर के इसके अंदर रजिस्टर कर ले. देखिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगी आपके लिए, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती है ये आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को. तो प्लीज गो. तो हेलो, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. डिस्कस करते हैं कि इंडिया में प्लानिंग किस तरीके से हुई. और प्लानिंग के साथ साथ देखिए आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्लानिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे आगे. तो मैं ये नहीं चाहता कि जल्दी से आपको पढ़ा करके इसको खत्म कर दूं. व्हाट वी विल डू हियर इज कि हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 12th 5 ईयर प्लान तक सरकार की प्रायोरिटीज कैसे कैसे बदली, एंड जो सब चीजें थी उस टाइम पर, क्या कुछ कंडीशंस थी, सर्कमस्टेंसेस थे, उनको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. अगर हम बात करें प्लानिंग को लेकर के, तो देखिए जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हम बात करते हैं तो हमें इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, 5 ईयर प्लान्स यहाँ पर इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. अब ये जो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे बेसिकली, ये हमने रशिया से या कहें जो यूएसएसआर था उस टाइम पर, उससे इंस्पायर होकर के जो है हमने ये 5 ईयर प्लान्स का आइडिया यहाँ पर लिया और हमने इंडिया में प्लानिंग वगैरह शुरू करी. अब होता क्या था इन प्लान्स के अंदर. अब देखिए इंडिया जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, उसके बाद जनरल इलेक्शंस वगैरह हुए, चीजें होनी शुरू हुई. तो प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो इट वाज व्हाट आई कैन से इज कि ये 1950 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था प्लानिंग कमीशन को, और तब से लेकर के 2015 तक ये चलता रहा क्योंकि 2015 में हमें नीति आयोग आता हुआ देखने को मिला. तो यहां पर पूरा जो ये जर्नी रही इंडिया की, इस दौरान इंडिया ने कई युद्ध भी लड़े, इंडिया के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई, ठीक है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी चेंज हुई, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स में भी चेंजेस आए, गवर्नमेंट भी चेंज हुई. और इसी वजह से ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग भी उसमें बहुत ज्यादा मैटर यहां पर करी. कैसे?
अगर हम बात करें प्लानिंग को लेकर के, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार वॉर देखने को हमें मिले, चाहे 1962 का हो, 1965 का हो, या फिर आगे चल करके इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो उस टाइम पर कई बार जो है 5 ईयर प्लान को रखा भी नहीं गया, एनुअल प्लान लाए गए तब। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगर बात करें प्लानिंग की, तो देखिए शुरू से ही क्या होता आ रहा है इंडिया में कि जो प्लानिंग है वो हमेशा सेंट्रलाइज रहती है, यानी कि जो भारत सरकार, सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बैठी है, यूनियन गवर्नमेंट बैठी है, वही यहाँ पर प्लानिंग वगैरह किया करती थी। और ये जो प्लानिंग है ये मैक्रो लेवल पर होती थी, यानी कि पूरी इकोनॉमी को लेकर के ये प्लानिंग वगैरह करी जाती थी कि किस तरीके से डेवलपमेंट करी जाए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करा जाए इकोनॉमी के अंदर, किस तरीके से जो रिसोर्सेज है उनका मोबिलाइजेशन करा जाए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं करी जाती थी ताकि एक ग्रोथ लेवल जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्लानिंग को लेकर के, तो जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई प्लानिंग को, वो दी गई प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, अब जब यहाँ पर देश आजाद हुआ, प्लानिंग का मुद्दा आया सामने, तो यहाँ पर एक कमीशन बना दिया गया बकायदा, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो इट वाज एन ऑटोनॉमस बॉडी, जिसके यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे। साथ में अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं हमारे देश के, वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लान्स वगैरह बनाता था, और उन प्लान्स को अप्रूव करने का काम कौन करता था, यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर करता था। और इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी जो चेयरमैन हुआ करते थे वो कौन होते थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रखा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो देखिए हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब रिफॉर्म्स को लेकर के बात करी, जिस वजह से क्या करा गया, नीति आयोग एस्टैब्लिश करा गया 2015 में, और प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो आज की डेट में हमें प्लानिंग कमीशन देखने को नहीं मिलता, हमें इंडिया में क्या देखने को मिलता है, नीति आयोग देखने को मिलता है। ठीक है, और नीति आयोग जो है बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करता है कि भाई नीड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, अब हमें इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसको लेकर के कुछ यहाँ पर अब जो है एस्पिरेशंस वगैरह है, और उन सब चीजों के आधार पर नीति आयोग फिलहाल काम कर रहा है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उसको आगे चल करके डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो देश में 70 सालों में हुआ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, हुआ क्या, जब हमारा ये नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग की ना एग्जाम के अंदर एक बार फुल फॉर्म आ गई थी, तो कुछ लोगों को वो फुल फॉर्म तक नहीं पता थी। सो देखिए ये छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं ना, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज टर्म्स। इफ यू टॉक अबाउट द नीति आयोग, तो जो नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी एक फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को ये रेजोल्यूशन वगैरह पास करा गया, बनाया गया, और कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक इसको बोला जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के सोच का काम है, प्लानिंग का काम है, वो सारा का सारा कौन कर रहा है, फिलहाल नीति आयोग यहाँ पर कर रहा है। अब ये तो फिलहाल हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, अब क्या है, नीति आयोग है। बट यहां पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आकर के खड़ा हो जाता है, प्लानिंग की जरूरत ही क्या है, जब मन करे तब ये काम कर लो, जब मन करे वो काम कर लो, व्हाट इज द नीड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग की जरूरत क्या है, प्लानिंग की नीड क्या है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम ये चीज नहीं समझ पाएंगे तब तक हम प्लानिंग को भी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ 1947 की अगर हम बात करें, तो आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स किस हाल में हमारे देश को छोड़ करके गए थे। एट दैट टाइम इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमारी इकोनॉमी 0.5 से लेकर के 0.8% की ग्रोथ पर चल रही थी। कैन यू इमेजिन दैट नंबर, 0.5 टू 0.8% जो है यहां पर हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा था, यानी कि 1% का भी ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का नहीं था। तो जिस वजह से जो हमारी कंट्री थी उसके जो लार्ज प्रोपोर्शन था लोगों का, वो काफी ज्यादा इम्पोवरिश्ड थे। इंडिया के अंदर अगर हम उस टाइम पर बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के आगे थे। पॉवर्टी को एलिवेट करना था, लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर इंप्रूवमेंट करना था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने थे, बहुत सारी चीजें थी जो कि गवर्नमेंट को करनी थी। अब इन सब चीजों के लिए सरकार को एक रास्ता चाहिए था। आप अपने घर से निकले किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पाथ, अगर आपको वो रास्ता नहीं पता है, सो व्हाट यू डू,
आप क्या करते हैं, अपने गूगल मैप्स खोलते हैं, अपने फोन में लोकेशन डालते हैं और उस लोकेशन को फॉलो करते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भारत सरकार को, हमारी इकोनॉमी को भी एक डायरेक्शन की नीड थी और उस डायरेक्शन के लिए यहां पर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया, ठीक है। इंडिया के आगे अगर आप उस टाइम पर प्रॉब्लम्स देखें तो हमारे देश के आगे फॉरेनर्स अभी निकल करके गए थे, कॉलोनी था इंडिया, बर्बाद कर दिया था हमारे देश को उन्होंने। कहीं ना कहीं इंडिया एक नेशन बनने की कगार पर था, अब एक देश बन रहा था, राष्ट्र का निर्माण हो रहा था उस टाइम पर एक। और अगर हम बात करें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, जो हमारे लोग थे, देश के वासी थे, देखिए उनके अंदर अपने अंदर ही एक स्पिरिट था कि हाँ भाई अभी अभी देश आजाद हुआ है, तो कुछ कर गुजरने की ताकत उस टाइम पर हमारे अंदर बहुत ज्यादा थी। और अगर हम यहाँ पर समझें तो उस टाइम पर हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या देखा, पॉलिटिशियंस ने पड़ोस के देश को देखा, यूएसएसआर को देखा और बोला कि भाई देखो, इकोनॉमी को एक प्लान्ड वे में लेकर के चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी की जरूरत है जो कि क्या कर सके, इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स वगैरह बना सके। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए चैलेंजेस क्या थे, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था और वो भी एक बैलेंस्ड वे में चाहिए था, इक्विटेबल डेवलपमेंट करना था ताकि सबका विकास हो सके, और इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट थी कहीं ना कहीं। बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो इन सब चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए क्या करा गया, प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 में 1950 में कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास करा और एक परमानेंट बॉडी हमें यहां पर जो है देखने को मिली प्लानिंग कमीशन के तौर पर। तो अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें पूरे के पूरे सिनेरियो को, तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, एक इमेज आएगी। देखिए क्या करिए, ट्राई टू विजुअलाइज दीज थिंग्स, सोचिए समझिए कि उस टाइम पर क्या हालात थे, क्या कुछ चैलेंजेस थे। अब यहां पर एक प्लानिंग कमीशन बना दिया गया जो कि क्या करेगा, सरकार को गाइड करेगा कि भाई आपको ये रास्ता लेकर के चलना है, आपको उसी रास्ते पर फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप उस रास्ते से भटके तो क्या हो जाएगा, आप जो है यहां पर वो टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाओगे। और भारत हमारा देश की शुरुआत होती है 5 ईयर प्लान से। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान हमें यहां पर देखने को मिलता है और जो हमारी ट्रेन, जो हमारी गाड़ी दौड़ती है वो बहुत ही तेजी के साथ दौड़ती है। मतलब अगर हम बात करें हमारे उस टाइम के लोगों की, जो उस टाइम पर होते थे, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स वगैरह हो गए, हमारे देश के पूर्वज हो गए, जिन्होंने बहुत ज्यादा इस देश के लिए किया है, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो या उनकी बात के पॉलिटिशियंस हो या आम नागरिक हो। देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज मैटर करती हैं, बट अल्टीमेटली जब तक देश कुछ नहीं करेगा, लोग कुछ नहीं करेंगे, तब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, उस टाइम पर देश के लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इसमें। सरकार की पॉलिसीज उस टाइम पर इस तरह की सी थी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया 1951 से 1956 के लिए, टारगेट ग्रोथ रखा गया 2.1% का। उम्मीद रखी गई कि भाई हम 2% का ग्रोथ रेट करेंगे। अगर आप देखें तो उस टाइम पर हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट कितना था, जब अंग्रेज छोड़ करके गए, 0.5 टू 0.8% का ग्रोथ रेट था। टारगेट रखा गया कि उसे 2.1 करेंगे, बट जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमें यहां पर देखने को मिला वो 3.6 था। तो देखिए आप कि भाई टारगेट है 2.1% का और एक्चुअल ग्रोथ हो रही है 3.6, यानी कि लगभग लगभग डबल ही हो रही है, एक तरीके से 0.6 रहती है। तो यहां पर कितना ज्यादा हमारे देश के लोगों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इसके अंदर। तो यहां पर अब बात करते हैं हम 5 ईयर प्लान्स की, उनको थोड़ा सा समझते हैं। मीनवाइल यहां तक आपका कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिए, काफी सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ रखे हैं, उनको भी फॉलो कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आया है नीति थीम फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। बिल्कुल आज की डेट में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है। इंडियन इकोनॉमी वाज अनस्टेबल, ओके यस, बिल्कुल उस टाइम पर अनस्टेबल थी। एट द टाइम अंग्रेज प्लंडर, यू कैन सी, बिल्कुल अंग्रेजों ने बुरी तरीके से लूट दिया था। मेनली ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकंड मोर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑकर्ड नॉट ओनली इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बात है, बट इंडिया के ऊपर क्राइसिस ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लूटपाट करी और किस तरीके से चीजें यहाँ से एक्सप्लॉइट करा इंडियंस को बेसिकली। कमीशन फ्रॉम यस 1950 टू 2014 ये रहा, और जो 5 ईयर प्लान्स चले हमारे वो 1951 से लेकर के 2017 तक चला।
फर्स्ट से लेकर के 12th 5 ईयर प्लान, बीच में काफी सारी अनसर्टेनिटीज भी रही, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2000 नो यस ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो इसको हैरड डोमर मॉडल के ऊपर बनाया गया। अब देखिए उस टाइम पर इंडिया के आगे चैलेंजेस देखिए। अभी आप लोगों से जब न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है तो कई बार इस बारे में बात आती है कि भाई 5 ईयर प्लान में ऐसा क्यों नहीं करा गया, एग्रीकल्चर को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं दी गई, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आज की डेट की अगर हम बात करें, बांग्लादेश जैसा देश, ठीक है, बांग्लादेश इज अ कंट्री जो कि म्यांमार से आए हुए रेफ्यूजीज, कौन से रेफ्यूजी, रोहिंग्या रेफ्यूजी, उनसे बहुत ज्यादा परेशान है। और कुछ चंद रेफ्यूजी हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में रेफ्यूजी नहीं है कि जितने इंडिया में थे उस टाइम पर जब हमारा देश आजाद हुआ। तो बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, उन रेफ्यूजीज को साइड करने के लिए या उनके प्रॉपर उनको रहने के लिए बकायदा अब उसने वो भाषण 4 करके एक जो आइलैंड बनाया है वहां पर उनको भेज रहा है। तो उस टाइम पर अगर आप इंडिया को देखिए, भारत का देश हमारा आजाद हुआ, उस टाइम पर कितना ज्यादा पार्टीशन के टाइम पर दंगे वगैरह हुए, कितने ज्यादा लोग, कितने ज्यादा रेफ्यूजीज उस टाइम पर इंडिया के अंदर हुआ करते थे। एग्रीकल्चर के हालात बिल्कुल ही खराब है। ब्रिटिशर्स जो देश छोड़ करके गए, बर्बाद करके गए देश को। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, और जब ब्रिटिशर्स यहां से गए उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। लिटरली दे ruined our economy, they exploited us in a very harsh manner, एंड उसका रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, इंडिया के आगे रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम था, फूड शॉर्टेज थी क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ढंग से काम नहीं कर रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था भारत सरकार के आगे, उसमें सरकार के कुछ एम थे। भाई पहला तो ये कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का, उसको यहाँ पर बढ़ाना है, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड देना है लोगों को ताकि चीजें बेहतर हो सके। साथ में जो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से यूज करना है ताकि जो इक्विटेबल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। और जो फोकस करा गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वो था एग्रीकल्चर को लेकर के, प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के, पावर को लेकर के और ट्रांसपोर्ट को लेकर के। अब आप में से कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर यहां पर इंडस्ट्रीज के ऊपर क्यों नहीं फोकस करा गया। देखिए जब तक खाने को रोटी ना हो, अनाज ना हो, देश के अंदर लोग भूखमरी फैली हुई हो, फूड शॉर्टेज हो, प्राइस स्टेबिलिटी ना हो, इन्फ्लेशन हो मार्केट के अंदर, प्रॉपर पावर रिसोर्सेज ना हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ढंग से ना हो, तब तक कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप करा जाए। इंडस्ट्रीज हमेशा प्राइम जो बेसिकली हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है वो हमेशा तभी डेवलप करता है जब हमारा प्राइमरी सेक्टर मजबूत हो। अगर आपका प्राइमरी सेक्टर ही वीक होगा, एग्रीकल्चर ही वीक होगा, तब तक आपका सेकेंडरी सेक्टर नहीं डेवलप कर सकता। तो इसी चीज को देखने के हुए क्या करा गया, एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे पहले फोकस रखा गया ताकि हम फूड को लेकर के, खान पान को लेकर के सस्टेन हो जाए, हमें टेंशन ना रहे। वो चीज करी गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर तकरीबन 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इनफैक्ट मोर देन दैट, हमारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। अब उनके पास खाने को अनाज नहीं है, देश में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहला फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर करा गया। प्राइस स्टेबिलिटी की बात करी गई, पावर चाहिए था, भाई बिजली चाहिए, बिना बिजली के काम कैसे चलेगा, ट्रांसपोर्ट बेटर करना था, इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया। और देखिए जो देश अंग्रेजों के कॉलोनी था, बुरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड था, उस देश ने पहले ही 5 ईयर प्लान के अंदर क्या करा, 3 डैम खड़े कर दिए। मेतूर डैम, हीराकुड डैम, भाखड़ा डैम, इन सब डैम्स को लेकर के यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर के यहाँ पर काम करना शुरू हो गया। तेजी के साथ यहाँ पर हमें काम करता हुआ देखने को मिला। और साथ में अगर हम बात करें, उस टाइम पर इंडिया में रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी, लैंडलेस वर्कर की प्रॉब्लम थी, सरकार ने उनको रिहेबिलिटेट करना शुरू करा, एग्रीकल्चर को एक मेन ऑक्यूपेशन के तौर पर डेवलप करना शुरू करा। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें, बकायदा फंड्स वगैरह दिए सरकार ने कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर चीजें बेटर हो। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को सरकार ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डेवलप करा। सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, क्योंकि आप सबको पता है ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रियून करा, किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा, जो था सब निचोड़ करके ले गए यहाँ से। तो ये काम भी हमें होता हुआ देखने को मिला। साथ में सरकार ने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दिया, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, रोड ट्रैक, सिविल एविएशन, इन सबको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया ताकि क्या हो सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी ध्यान दिया गया। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान ना दिया गया। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान ना देते तो रेलवे कैसे डेवलप हो पाते ढंग से,
रोड ट्रैक्स कैसे बन पाते, तो रेलवेज के इंडस्ट्रियल के ऊपर भी ध्यान दिया गया, बट जो प्राइमरी ध्यान दिया गया, मेन फोकस जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज थी। और देखिए एग्रीकल्चर ने क्या रंग दिखाया, कुदरत का क्या कहीं या कहीं आप, जो हमारे देश के लोगों ने उस टाइम पर मेहनत करी, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि 1955 और 1956 में जो लास्ट 2 इयर्स थे इस 5 ईयर प्लान के, उसमें इतना बम्पर हार्वेस्ट हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट था 2.1% का, वो एक्चुअली में कितना हो गया, 3.6% का हो गया। और कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम बात करें तो जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो कम होती हुई देखने को मिली। अब बारी थी सेकंड 5 ईयर प्लान की। अब देखिए क्या हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान कैसे माहौल में आया, जब एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द सेंस कि फूड शॉर्टेज की खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लोगों को रोजगार मिला, प्राइस स्टेबिलिटी हुई मार्केट के अंदर, खाने को है खाना इस टाइम पर, मतलब भूखमरी के हालात नहीं है देश में। तो अब बात आई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, सरकार ने कहा कि चलो जी अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। सेकंड 5 ईयर प्लान की यहां पर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करा गया। इंडस्ट्रीज में भी कौन सी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री का मैं आपको एग्जाम, जब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि देखिए अगर देश में मेन कैपिटल गुड्स के लिए हैवी इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, आयरन की इंडस्ट्री नहीं होगी, स्टील की इंडस्ट्री नहीं होगी, तब तक हमारा फर्दर आगे कैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करेगा। तो यहां पर प्राइमरी फोकस रखा गया हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। और उस टाइम पर अगर हम बात करें 1956 से लेकर के 61 के बीच में हमारे को इंडिया के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती हुई देखने को मिली, फॉरेन लोन्स हमें आते हुए देखने को मिले, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जो देश को आजाद हुए हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए थे, उस देश ने अपने आप को इंडस्ट्रियली डेवलप करना शुरू कर दिया, सोशलिटिक पैटर्न के ऊपर सोसाइटी को डेवलप करना शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम पर देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा फॉरेक्स को लेकर के शॉर्टेज वगैरह हुई, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड थी, पैसा आ नहीं रहा था बाहर से कहीं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का दिक्कत थी, तो यहां पर प्राइस राइज भी हुआ। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो ये मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा। पहला 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा हेरड डोमर मॉडल के ऊपर था, और जो ये दूसरा 5 ईयर प्लान हमें देखने को मिला, सेकंड 5 ईयर प्लान, इट वाज ऑन महालनोबिस मॉडल। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस की, उन्होंने बेसिकली ये मॉडल तैयार करा कि भाई इस तरीके से फंक्शन वगैरह होना चाहिए, और चीजों को ये लेकर के चला। और अगर आप बात करें, देखिए कैसे हमारे देश ने तरक्की करी उस टाइम पर, इस चीज को समझिए। जो हमारा पीरियड था ये 1956 से लेकर के 1961 तक का, इस टाइम पर क्या हुआ, इंडिया ने 5 स्टील प्लांट खड़े कर दिए, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, सब अपना यहां पर तरक्की हो रही है, दबा करके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर भी यहां पर अपना बढ़िया तरीके से चल रहा है, और हमारी इंडस्ट्रीज भी यहां पर डेवलप हो रही हैं। अब जो ये बड़े बड़ी कंट्रीज थी, खास करके चाइना को यहां पर हो गया परेशानी। चाइना को लगने लगा भाई ये छोटा सा देश जो आजाद हो रहा है, दूसरा वेस्ट का भी प्रेशर था कहीं ना कहीं। देखिए बैलेंस ऑफ, जो हमेशा मैं आपको पावर की बात करता हूं, सबसे बड़ा खतरा वही था यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। और उस बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में ही आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, 1962 में इंडो पाक वॉर देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं, वो भी हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें साथ में यहाँ पर स्टील प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बाकायदा हैवी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, देखिए देश में क्या हुआ, एनर्जी सेक्टर बढ़ने लगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर हमारा ध्यान जाने लगा, हमने वो चीज वहां पे बढ़ने लगी, साथ में थर्मल एनर्जी को लेकर के कोल का प्रोडक्शन हमारा बढ़ता चला गया। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया था, भारत सरकार ने क्या करना शुरू करा, रेलवे ट्रैक बिछाने शुरू कर दिए। ये सब चीजें चीन को बर्दाश्त नहीं हुई, और हमने फिर एक ऐसा काम कर दिया जिससे वेस्ट की कंट्रीज भी परेशान हो गई, एंड दैट वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन। सेकंड 5 ईयर प्लान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात आ गई। अब जो देश पिछले इतने सालों से 100 साल से आजाद हैं, कोई 150 साल से आजाद हैं, यूएसएसआर तो चलिए हमारे सपोर्ट में था, यूएसए, इंग्लैंड जो हमें अभी छोड़ करके गया है, वो हैरान हो गए कि यार जो देश को अभी आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं प्रॉपरली ढंग से, वो यहां पर एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो आप देखिए
उस टाइम पर जो हमारे लीडर्स थे, हमारे जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे, उन्होंने किस तरीके से इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये देश ऐसे ही नहीं बना है। 70 सालों में इस देश में बहुत कुछ हुआ है। जब ये एटॉमिक एनर्जी की बात आ गई ना, तो अब यहां से पंगा हो गया शुरू। पॉलिटिकल लॉबी में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हलचल मच गई और उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, 1962 के अंदर ही वॉर हो गया, चाइनीज एग्रेशन हमें देखने को मिला। 1965 में फिर वॉर हो गया, इंडो पॉक वॉर। और कहीं ना कहीं अब देश जो अच्छा भला तरक्की कर रहा था, अब देखिए विद इन 10 ईयर्स वी वर ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ 4.3%। हमारा देश 4.3% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। कैन यू इमेजिन दैट नंबर? आप इमेजिन करिए ना उस नंबर को, कि भाई हमारा देश जो यहाँ पर अभी तक एक कॉलोनी था आज से 10 साल पहले, और 10 साल के अंदर 4.3% की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कितनी बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड को गया मैसेज कि भाई ये तो इंडिया है। ये इंडिया वो इंडिया है जो कि 18th सेंचुरी तक जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करा है कहीं ना कहीं ट्रेड के मामले में। आप सबको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि कैसे हमारी कंट्री ट्रेड के मामले में प्रॉस्पर थी। तभी तो ये फ्रेंच, इंग्लिश सब इंडिया आकर के बसे। क्यों? क्योंकि ट्रेड था यहाँ पर, मार्केट थी यहाँ पर। तो अब ये डर लगने लगा। और अब क्या हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ये पे क्या हुआ, हमारी इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पर टेक ऑफ की स्टेज में आ चुकी थी, प्लेन तैयार था उड़ने को। और हमारी सरकार ने टारगेट क्या रख दिया, 5.6% की ग्रोथ का। भाई 4.3% की एक साल पहले हुई है, तो मतलब पहले 5 ईयर प्लान में हुई है, तो 5.6 की तो होना स्वाभाविक है। अब यहां पर प्लेन शुरू होने ही था, बस अपना टेक ऑफ लेने ही वाला था कि आकर के मिसाइल टकरा गई। और वो मिसाइल थी क्या, इंडो चाइनीज सॉरी साइनो इंडिया वॉर, यानी कि जो चाइनीज एग्रेशन यहां पर हुआ, वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात हमें यहां पर देखने को मिली। अगर आप यहां पर समझें तो जो हमारे अब तक के 2 5 ईयर प्लान रहे उसमें एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी बनाया गया, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्रीज डेवलप हों। बट कहीं ना कहीं दिक्कत क्या आ गई, 1962 के वॉर में आकर के दिक्कत आ गई। अब 1962 के वॉर में दिक्कत कहाँ आई, जो हमारा एक्सपेंडिचर पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 90% जाता था खर्चा। मान लीजिए सरकार ने बजट तय करा 100 रुपए का, सपोज करिए 90% पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है दबा करके इकोनॉमी ग्रो करने के चक्कर में, और वो हमें देखने को भी मिला। और जब यहां पर इंडो पाक वॉर हो गया तो क्या हुआ, ये 90% से कम होकर के सीधा 45% पर हो गया, और सीधा बजट का 50% कहां जाने लगा, डिफेंस में जाने लगा, कंट्री की सेफ्टी के ऊपर जाने लगा। देखिए क्या लाइन लिखी है ये, शॉर्ट लिव्ड साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, इंडिया डाइवर्टेड इट्स अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ द कंट्री। तो हमें यहां पर अपना डिफेंस को मजबूत करने में हमारा ध्यान जाने लगा। और 1965-66 की यहां पर अगर हम बात करें तो भारत ने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया। एग्रीकल्चर को फिर से थर्ड 5 ईयर प्लान में एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यहां पर बनाया गया। हालांकि वॉर के टाइम पर क्या हुआ, चीजें थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया, दिक्कतें वगैरह आ गई, फूड शॉर्टेज हमें देखने को मिली। बट स्टिल हमारी सरकार ने डैम बनाए, हमारी सरकार ने फर्टिलाइजर प्लांट लगाए, सीमेंट प्लांट लगाए। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस साल भी वीट का इतना बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन हुआ कि कहीं ना कहीं पंजाब ने बचा ली लाज उस टाइम पर भी, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिला, साथ में गवर्नमेंट ने अब एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू करा, प्राइमरी स्कूल्स बनाने लगी गवर्नमेंट। साथ में जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए पंचायती इलेक्शंस वगैरह हो जाने लगे। साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि इसको हम डिस्कॉम कहते हैं, वो यहाँ पर स्टैब्लिश करे जाने लगे, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करी जाने लगी, चीजें हो रही थी धीरे धीरे। बट फेलियर कहां हो गया, जो टारगेट 5.6% का था वो 50% रह करके 2.8% ही क्यों हो गया, क्योंकि उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिला, चाइनीज एग्रेशन देखने को मिला 1962 में। और उस चाइनीज एग्रेशन से हम पूरी तरीके से अभी संभल भी नहीं पाए थे कि इंडो पाक वॉर हो गया 1965 में। और इंडो पाक वॉर के पीछे का भी मेन कारण यही है, देखा उन्होंने कि भाई ये तो फिर ग्रो करने लग गए हैं, फिर वॉर कर दिया, इंडो पाक वॉर हो गया। और फिर कुदरत ने भी उस साल कुछ साथ नहीं दिया और 1965 में सीवर ड्रॉट हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली। और इन्हीं वजह से थोड़ा सा क्राइसिस हमें यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर उस टाइम पर देखने को मिले, ठीक है। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज फटाफट मेरे से कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिए, कमेंट्स देख लेते हैं। डाउट नहीं है, सब समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है कुछ कमेंट्स?
growth was rather awesome. It was awesome at that time. I never said that why I focus on it. I said why from second 5 year plan why we tilted towards industrialization. आई होप आपको समझ आ गया होगा स्वाति, यहाँ पर आपका जो आंसर है ये क्वेश्चन का कि क्यों सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज की तरफ भी ध्यान देना शुरू करा, क्यों क्या सब चीजें हुई, तो ये आपने समझ लिया होगा। ओके ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब बारी आई, ये वॉर वगैरह हो गए, पंगे पड़ गए बिना बात के। अब जब वॉर हुआ तो देखिए ड्रॉट भी आ गई कहीं ना कहीं, इकोनॉमी अभी भी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है, ढंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ अभी, जिस वजह से क्या हुआ, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, जो हमारा रुपया था उसकी यहाँ पर दिक्कत आ गई, डिवैल्यूएट हो गया वो, इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट के अंदर, जिस वजह से सरकार ने क्या करा, फोर्थ 5 ईयर प्लान को पोस्टपोन कर दिया और बोला कि भाई अब ध्यान दो एग्रीकल्चर के ऊपर, जो हमारी बुनियाद है उसको मजबूत करो, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर काफी क्राइसिस हो रहे थे, फूड शॉर्टेज हो रही थी इंडिया में। तो ध्यान किस पे दिया गया, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमें यहां पर देखने को मिला, एक बकायदा एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसमें HYV सीड्स, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती है, उनका इस्तेमाल करा गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा गया, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था एग्रीकल्चर का उसे खत्म करा गया, सॉइल कंजर्वेशन करा गया, और एनुअल प्लान्स यहां पर बकायदा बनाए गए 1966, 67 और ये 69 वाले। और यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि फिर से हमारी इकोनॉमी खड़ी हो गई। आप जब भी कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनते होंगे आप, तो नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। क्यों कहते हैं ये बात पोटेंशियल की, क्योंकि हमारा देश वो देश है जो कि एक कॉलोनी था, उसके बाद वो फिर डेवलप हुआ, फिर झटके लगे, फिर खड़ा हुआ अपने पैरों पर। तो वी आर दैट पर्सन जो कि गिर करके खड़े हुए हैं, और हम जो है ठोकर खा खा करके ही आज यहां तक पहुंचे हैं। तो हमारी इकोनॉमी, हमारा देश भारत बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमारे देश की बुनियाद बहुत मजबूत है, एंड दैट बुनियाद इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो एक चीज है ना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली, वो बहुत ज्यादा मजबूत चीज है। जब तक ये यूनिटी रहेगी तब तक हम खड़े हैं, और सारा का सारा जो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है हमारे आगे कुछ नहीं है। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है। तभी मैं कभी ये बात बोलता हूं कि भाई ये पबजी वगैरह पे ध्यान देना छोड़ करके आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। आज की जनरेशन का क्या है कि दे आर जस्ट टुवर्ड द पबजी, टिकटॉक एंड ऑल दीज स्टफ। भाई इनसे कुछ नहीं रखा जिंदगी के अंदर, इन लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। रियलिटी, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, देश के लिए तरक्की होगी तभी सब काम बनेगा। पबजी से कुछ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, तुम एक और गेम बना दोगे, आने वाले समय में गेमर बन जाओगे, कुछ यूट्यूबर बन जाओगे, और फिर जो आपको पता ही है गेमर यूट्यूबर बैठ करके क्या कर रहे हैं, एवरीबडी नोज दैट थिंग, ठीक है। दे आर जस्ट स्पॉइलिंग द किड्स, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। दे आर काइंड ऑफ अ रोल मॉडल राइट नाउ फॉर आवर future, for our generations, but they are spoiling them. They are literally spoiling them. You all must be aware about all those videos. आप सबको पता होगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपना ध्यान हमारे को थोड़ा सा इन्हीं सब चीजों पर डालना चाहिए। टेक्नोलॉजी इज गुड, बट गेमिंग एंड ऑल दैट स्टफ एक लिमिट में हो तो उतना बेटर है, ठीक है ना। चलिए छोड़िए इस डिस्कशन को, ना करके आगे चलते हैं। अब बात आई 1969-74 की। इस टाइम पर क्या था, टारगेट ग्रोथ रखी गई 5.7% की, एक्चुअल ग्रोथ हुई 3.3। क्या दिक्कत आ गई जी? दिक्कत ये आ गई, उस टाइम पर सरकार ने देखा कि भाई जो ये इंडो पॉक वॉर हुआ, चीजें हुई, हमारा झुकाव जो थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ ज्यादा गया, तो उस टाइम पर क्या हुआ, इक्विपमेंट्स जो थे, रॉ मटेरियल जो थे, वो हमें थोड़े से दिक्कत मिलने लगी सप्लाई को लेकर के। क्यों? क्योंकि इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में क्राइसिस वाली सिचुएशन यहाँ पर कहीं ना कहीं बनी हुई थी, जिस वजह से क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो अब जो है स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ लाएंगे, सेल्फ रिलायंट बनने की बात हुई। और यहां पर हमें क्या देखने को मिला, उस टाइम पर जो है एग्रीकल्चर की अंदर ग्रोथ हो रही थी, अच्छा खासा चल रहा था, बट दिक्कत क्या आ गई, थोड़ा सा मानसून आ गया। मानसून की वजह से प्रॉब्लम हो गई। जो पहले 2 साल थे 1969 और 70 का जो ईयर था, उस साल तो बम्पर प्रोडक्शन हुआ, बट आगे चल करके पुअर मानसून की वजह से सारे के सारा काम खराब हो गया। इस दौरान गवर्नमेंट ने क्या करा, फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी ध्यान दिया। बाकी आपको पता ही है 1971 में वॉर हो गया था, फिर थोड़ी सी उससे भी दिक्कतें वगैरह आ गई, क्राइसिस वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिले। बट फोर्थ 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें 3 चीजों की, तो देखिए ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात करी गई, सेल्फ रिलायंट होने की बात करी गई, और फैमिली प्लानिंग के ऊपर यहाँ पर जो है ध्यान दिया गया। तो ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। अब बात करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 1974 से लेकर के 1979 तक रहा। इस टाइम पर आपको पता है कि देश के अंदर क्या थे, पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह थे कहीं ना कहीं, ठीक है।
देश के अंदर दिक्कत बहुत थी, पॉवर्टी बहुत थी। तो उस टाइम पर देखिए क्या हुआ, अगर हम 5th 5 ईयर प्लान की बात करें तो टारगेट ग्रोथ रखा गया 4.4% का, जो कि एक्चुअली में हुआ कितना, 4.8%, यानी कि बड़ा हमारा ग्रोथ। अब देखिए क्या था कि उस टाइम पर अगर हम बात करें, जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी इस टाइम पर ट्रबलसम सिचुएशन के अंदर ही थी कहीं ना कहीं, जिसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी हमें देखने को मिला। प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे, बड़े एनर्जी सेक्टर में, फूड सेक्टर में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सबसे ज्यादा जो ध्यान, प्रायोरिटी जो दी गई 5 ईयर प्लान में, वो फूड और एनर्जी को लेकर के दी गई। यहां पर ध्यान दिया कि भाई फूड और एनर्जी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। डीपी धर, उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में ये 5 ईयर प्लान को यहां पर बनाया। और देखिए ध्यान किस पर रखा गया कि भाई जो अब एनर्जी और हमारा जो फूड सेक्टर है उसके ऊपर ध्यान देना है। सरकार ने बकायदा नारा दिया, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया। सेल्फ रिलायंस को लेकर के बात करी गई कि भाई बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, ये सब चीजों को लेकर के बात हुई। अगर आप उस टाइम पर कभी इलेक्शन रैलीज देखेंगे तो उस टाइम पर होता था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया बकायदा। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई था कि जो कैलकुलेशन वगैरह करी गई कि भाई इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, प्लानिंग वगैरह करी गई, इन्फ्लेशन ने वो सब का सब जो है धराशायी कर दिया, काम खराब हो गया। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पर क्या करा, प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पर, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, 20 पॉइंट प्रोग्राम वो लेकर के आई, जिसको इंप्लीमेंट करा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ बेटर चीजें हमें देखने को मिली। बट इस टाइम पर क्या हुआ, फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस आए, जनता पार्टी की गवर्नमेंट हमें पावर में आती हुई देखने को मिली 1978 में, और इन्होंने क्या करा, 5 ईयर प्लान को फिर थोड़ा सा टर्मिनेट कर दिया आगे चल करके। अब बात करेंगे यहाँ पर 6th 5 ईयर प्लान की। 6th 5 ईयर प्लान में जो एक्चुअल ग्रोथ हुई वो 5.7% की हुई। अब ये जो 6th 5 ईयर प्लान है, दो बार आया। एक बार आया जनता गवर्नमेंट के टाइम पर। जनता गवर्नमेंट आप सबको पता है 2 साल चली, फिर खत्म हो गई थी कहानी इनकी, आगे बेचारे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। बट इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करी कि नेहरूवियन मॉडल से शिफ्ट करके इन्होंने जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना शुरू करा। यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर टूरिज्म को डेवलप करा गया, आईटी सेक्टर को बकायदा डेवलप करा गया। और देखिए देश, वर्ल्ड में भी इस टाइम पर ये सब चीजें हो रही थी कहीं ना कहीं। साथ में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करा गया। इस दौरान नेशनल हाईवे वगैरह बनाए गए। फिर आगे चल करके जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया गया, लोगों को अवेयर कराया गया चीजों के बारे में कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी ध्यान दो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। एंड आप सबको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, कि इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स को लेकर के जो डिजिटल एक तरीके से रेवोल्यूशन आया, वो कब आया, वो राजीव गांधी जी के टाइम पर ही आया। जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के टाइम पर ये रेवोल्यूशन हमें आता हुआ देखने को मिला। बैंक्स के अंदर कंप्यूटराइजेशन करा गया और बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिली। अब बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान की। तो देखिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा ऐसा प्लान था जो 2 बार आया, तो आप बोल सकते हैं 6th 5 ईयर प्लान, जनता पार्टी और फिर जो राजीव गांधी गवर्नमेंट आई थी तब। अब बात कर लेते हैं 7th 5 ईयर प्लान की, फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के ऊपर अपना डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आज के सेशन में कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिए, समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग ऑनलाइन है जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आए, ओके, आई नेवर प्लेड पबजी, मी टू, आई नाइदर, मैंने भी कभी पबजी नहीं खेला। यस सर, पर्सपेक्टिव प्लान विद द फोकस ऑन पॉवर्टी रिमूवल एंड सेल्फ लैंड, बिल्कुल सही बात है सुमित आपके यहाँ पर। सर देयर वाज अ कमिटी, श्याम बंगाल कमिटी 2016 recommended on the audit regulation there should be audience of opinion to decide about their interest of content. So sir my question is due below, age of Indian kids are able to decide. स्वाति अभी इस क्वेश्चन को नहीं लेते, हम बाद में ले लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी लिमिटेड है। और आज का ये, आप अपना क्वेश्चन एक बार डाल दीजिए प्लीज कमेंट सेक्शन में, अपना क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए। देन आफ्टर दैट अगर टाइम बचेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक से अलग चला जाएगा हमारा ये जो आज का वो है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, देखिए 7th 5 ईयर प्लान की। 1985 से लेकर के 89 तक का ये प्लान रखा गया। टारगेट ग्रोथ रखी गई यहाँ पर 5% की, एक्चुअल ग्रोथ हुई यहाँ पर 6% की। और हुआ क्या इस टाइम पर, देखिए हमारी जो इकोनॉमी थी 6th 5 ईयर प्लान में, उसको एक जो है फाउंडेशन मिल गया था। इस 5 ईयर प्लान में देखिए ग्रोथ बढ़िया हो गई थी, 5.2% का टारगेट था, एक्चुअल ग्रोथ 5.7 की हुई, तो एक बेस मिल गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करा गया, ध्यान दिया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया गया, बैलेंस मेंटेन करा गया गुड सर्विसेज और मनी को लेकर के। और इस टाइम पर कहीं ना कहीं एक हमें जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री के अंदर देखने को मिला, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान में ये सब चीजें हुई, 6% के हिसाब से ग्रोथ रेट भी हुआ। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें, एनर्जी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया कि भाई थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ाएं, ठीक है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की बात करी गई।
और अगर हम बात करें इंडिया की, हमारे देश की, तो वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया का नाम इस टाइम पर आ चुका था। बेहतरी से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना था। इन सब चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा था। और अगर हम बात करें तो उस टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी है वो 6% की ग्रोथ रेट के साथ यहाँ पर बढ़ी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को मैसेज गया कि भाई इंडिया इज डेवलपिंग। ये मैसेज यहाँ पर जाता हुआ हमें देखने को मिला। बट आगे चल करके क्या हुआ, थोड़े से क्राइसिस हमें देखने को मिल गए। 8th 5 ईयर प्लान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सबको पता है 1991 के टाइम पर 1991 2 साल जो थे वो बहुत ज्यादा क्राइसिस के टाइम का पीरियड था। इंडिया के पास उस टाइम पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सबसे ज्यादा दिक्कत थी। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही बहुत ज्यादा। फिर डेट बर्डन इंडिया के अंदर राइज हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। बजट डेफिसिट था, हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि भाई हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए थे, बिल्कुल 15 दिन के फॉरेन रिजर्व्स बचे थे। इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था मार्केट के अंदर। और इस टाइम पर एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए, या कहें यहाँ पर जो हमारे श्री मनमोहन सिंह जी आए, मनमोहन सिंह जी ने आकर के यहाँ पर चीजें संभाली। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर बकायदा एक पॉलिसी बनाई गई जिसको ड्रास्टिक पॉलिसी बोला गया। और यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिली। और इसी के साथ क्या हुआ, कहीं ना कहीं भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया, डेफिसिट को कम करने का ध्यान दिया, फॉरेन डेट को कम करने का ध्यान दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर भी बन गया 1995 में। ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा बूस्टिंग थी। अब जो है हमारे देश ने फिर से रफ्तार यहाँ पर पकड़ ली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें, चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, आप सब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लग गए थे। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर का शेयर कम करा गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया। और फिर बारी आई 9th 5 ईयर प्लान की। 9th 5 ईयर प्लान की यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे देश को 50 साल हो गए थे आजाद हुए हुए। आपको पता है इस दौरान भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी इंडिया के अंदर, आप सबको पता है 1997-2002 के बीच में इस दौरान। अब यहाँ पर हुआ क्या कि दोबारा से जो वो सब चीजें थी एक्सप्लोर करा गया। अब बात करी जाने लगी कि भाई ग्रोथ करनी है बट सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ करनी है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दिया गया 9th 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। FDI के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया। साथ में एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की बात करी गई। और जो प्रायोरिटी दी गई वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को दी गई, ताकि रूरल एरिया से पॉवर्टी वगैरह कम हो। देखिए मैं हमेशा बता चुका हूं आपको ये चीज कि भाई गरीब आदमी को जो गांव देहात में बैठा है उसे FDI से क्या मतलब, उसे तो अपने यहाँ पर पक्की सड़क मिल जाए, खाने को खाना मिल जाए, पीने को साफ पानी मिल जाए, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी मिल जाए, उसके लिए वही डेवलपमेंट है। और रोजगार मिल जाए। तो यहाँ पर अब इरेडिकेट, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए काम करा जाने लगा रूरल एरियाज के अंदर। अब बात आई यहाँ पर 10th 5 ईयर प्लान की। 10th 5 ईयर प्लान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम हुआ। कैसे? 10th 5 ईयर प्लान की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि सरकार का काम सिर्फ इकोनॉमी ग्रो करना नहीं है। यहाँ पर सरकार ने एक बकायदा मॉनिटरेबल टारगेट्स एस्टैब्लिश करे, ताकि यहाँ पर अब सोशल जस्टिस की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। क्या थे वो सोशल जस्टिस? जेंडर गैप्स कम करने की बात करी जाने लगी, लिटरेसी को बढ़ाए जाने की बात करी जाने लगी, वेज रेट को बढ़ाए जाने की बात करी जाने लगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने की बात करी जाने लगी, लिटरेसी को बढ़ाना, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अब इन सब इश्यूज के ऊपर बात होने लगी हमारे देश में। साथ में एग्रीकल्चर को डेवलप हमारा करना एक प्राइम फोकस था ही, बाकी भी डेवलप हो रहे थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करा गया ताकि रूरल डेवलपमेंट्स में ताकि तेजी आ सके और बाकी सारी चीजें यहाँ पर हो। ये सब चीजें हमें देखने को मिली। 10th 5 ईयर प्लान की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या हमें देखने को मिला। कंपलसरी एजुकेशन कर दिया 2003 से चिल्ड्रंस के लिए। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें मोर्टेलिटी रेट को कम करने की काम हुआ, रिवर्स को क्लीन करने की बात हुई जाने लगी, पॉवर्टी रेशियो कम करने की बात करी जाने लगी सरकार के द्वारा। साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करी गई। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की बात करी गई। हम जो है इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तो कहीं ना कहीं एफोरेस्टेशन भी हो रहा था, डिफोरेस्टेशन भी हो रहा था, तो यहाँ पर पेड़ लगाने की बात करी जाने लगी। सरकार ने यहाँ पर टारगेट रखा कि भाई 33% तक हम अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाएंगे। हालांकि रियलिटी में क्या हुआ नहीं हुआ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट हाँ काफी सारी चीजें यहाँ पर हुई भी ऑन ग्राउंड। और बाकी हमारी इकोनॉमी की बात करें तो पॉपुलेशन पे भी ध्यान दिया गया, लिटरेसी पर भी ध्यान दिया गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम करा गया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। अब बारी थी यहाँ पर 11th 5 ईयर प्लान की। 11th 5 ईयर प्लान में शब्द एक जुड़ गया नया, वो क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ।
कि भाई हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। देखिए 1991 के बाद अगर हम बात करें, हमारे देश ने मुड़ करके पीछे नहीं देखा और लगातार तेजी के साथ राजधानी एक्सप्रेस की तरह हमारा देश दौड़ रहा है। बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगा। बट अब ध्यान था इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। इंक्लूसिव ग्रोथ की यहां पर अगर हम बात करें तो सरकार का मन था कि भाई सब तक विकास पहुंचे, मासेस को उसका फायदा पहुंचे, और इंक्लूसिव ग्रोथ की यहां पर बात करी जाने लगी। आम आदमी का कॉन्सेप्ट यहां पर उठाया गया कि भाई उस तक जो है इकोनॉमी की जो ग्रो हो रही है फायदा पहुंचे। तो देखिए 10th प्लान जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर हमें देखने को मिला। मार्केट के अंदर अब लोगों के लिए इंडिया एक मार्केट बन गया था। पीपल वर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, सेविंग्स बढ़ रही थी लगातार, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा था, इन्वेस्टर्स वगैरह भी इंडिया के अंदर आकर के ग्लोबली परफॉर्म कर रहे थे। अब सरकार ने यहाँ पर क्या दिया, ध्यान दिया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटीज इनकी तरफ। ये भैया थोड़ा सा पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी, जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है हमारे देश के आगे, उनको थोड़ा सा अब खत्म करा जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर ध्यान यहाँ पर दिया गया। पॉवर्टी कम करने से लेकर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने तक, हेल्थ, एजुकेशन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स, ये सब चीजें यहाँ पर हुई ताकि सोशल सेक्टर डेवलप कर सके। कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पर काम करा गया। अब बारी थी हमारे 12th 5 ईयर प्लान की। 12th 5 ईयर प्लान की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पर पे फिर क्या हुआ, हमारे देश को नजर लग गई, या कहीं वर्ल्ड को एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी ही सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। सॉवरेन डेट प्रॉब्लम्स जो है यूरोजोन की वो बढ़ रही थी लगातार। खैर 11th 5 ईयर प्लान में ही बढ़ने लग गई थी, वो तो दिक्कतें आ गए थे, क्राइसिस आ गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो गई, रफ्तार कम हो गई, 6.2% पर हो गई, फिर धीरे धीरे कम होती हुई 5% तक रह गई। तो यहां पर अगर हम बात करें, सरकार ने फिर भी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करी, सरकार भी बदली, चीजें भी बदली। बाकी अब अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के बात करी जाने लगी। आप सबको पता ही है कि फिर 12th 5 ईयर प्लान में किस तरीके से चीजें हुई, चाहे पॉवर्टी रिडक्शन हो, इक्वालिटी को बढ़ाना हो, रीजनल बैलेंसेस को कम करना हो, साथ में इसके अलावा इनइक्वालिटी को कम करना हो, तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने यहाँ पर करी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ाए। बाकी 2017 में आप सबको पता है कि फिर यहाँ पर क्या हो गया, प्लानिंग बंद हो गई। इट वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 12th 5 ईयर प्लान की, तो इट वॉज द लास्ट प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इन 1951 एंड द लास्ट वन वॉज स्टिल 2017। मीनवाइल इस दौरान जो है प्लानिंग कमीशन रहा, उसने सारा का सारा काम बाहर देखा। बाकी 2014 से हमें क्या देखने को, सॉरी 2015 से हमें क्या देखने को मिला, नीति आयोग। और अब जो है प्लानिंग कमीशन नाम की कोई चीज नहीं है, 5 ईयर प्लान्स नहीं होते, नीति आयोग यहाँ पर चलता है, बजट में ही सब काम हो जाते हैं और चीजें चल रही हैं, देश तरक्की कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है। अब कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें नीति आयोग के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे नीति आयोग ने हमारे देश में क्या क्या चीजें हुई आफ्टर 2017, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इन सब चीजों को भी यहाँ पर देखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आप में से किसी का कोई भी डाउट हो आज के सेशन में तो प्लीज बताएं। आज के सेशन में हमने जो चीजें कवर करी हैं उसमें इंडिया के अंदर प्लानिंग को समझा, देखा कैसे शुरुआत में जब देश हमारा आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम पर किस तरह से चीजें रही, प्लानिंग कमीशन क्या रहा उसको हमने डिस्कस करा। प्लानिंग कमीशन के साथ हमने यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स को डिटेल में जाकर के डिस्कस करा और समझा कि कैसे एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्रियल, फिर एग्रीकल्चर, फिर एनर्जी, किस तरीके से देश के अंदर डेवलपमेंट वगैरह हुई। तो यहाँ पर आज के सेशन में इतना ही। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। बाकी जो हमारा कल का सेशन रहेगा ना उसमें हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। आज वैसे ही बहुत लंबा हो गया हमारा सेशन। अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं आप लोगों के। I tried, okay, you all were discussion about PUBG and other platform, that's why I mentioned. Please स्वाति एक बार अपना दोबारा से आप कमेंट मेंशन करिए, थोड़ा समझ नहीं आया what you are trying to say. Now lack of time, so okay, yes sir. Sir, do you also share the PDF of your lecture? Yes, मिराज आलम जी, जो हमारा ये PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। कल या परसों मैं ये आपको वहां पर भेज दूंगा, यानी कि जो पिछले भी चैप्टर्स हुए, चैप्टर नंबर 10 तक का मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं, ये बाकी के आज जो आगे के चैप्टर्स हैं ये भी भेज दूंगा ग्रुप में PDF बना करके। और यस, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमें देखने को मिले थे 9-5 ईयर प्लान के टाइम पर, स्लो डाउन भी आया था, बट कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी फिर भी सस्टेन कर गई थी। बट ये जो थोड़ी सी चीजें दिक्कतें आई वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। 8 ग्रोथ रेट, डबल पर कैपिटल, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, ड्यू टू सबप्राइम, ओके, आई रिपीटेड, थैंक यू। सो आज के सेशन में इतना ही गाइस, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने करा है तो।
नहीं करा है तो सॉरी। और बाकी अनअकैडमी जो आपके लिए अनअकैडमी समिट लेकर के आया है, प्लीज जाइए जाकर के उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करें। कल का दिन और है, आज और कल 2 दिन की थी, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यूज आवर रेफरल कोड RANK10 फॉर इट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी समिट आपके लिए, तो प्लीज जाइए जाकर के उसके अंदर भी रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, बट प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए, ताकि हमारी टीम तक आपका मैसेज पहुंचे, उनको पता लगे कि हमारी क्लास में क्या कुछ हो रहा है, आपका रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि प्लीज कमेंट सेक्शन में भी अपना रिप्लाई करा करें आफ्टर द सेशन, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन।